आज का जो बैठक रखी गई उसका मुख्य उद्देश्य, आपको सब लोग को पता है कि लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र पिछले 23 सालों से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण के विचारों पर काम करती आ रही है। और साल में लगभग 2-3-4 फंक्शन होते। 2 फंक्शन तो आज तक कभी ऐसा नहीं हो चुका हो। इसमें 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस और 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जयंती समारोह का आयोजन पिछले कई सालों से किया। और इसके बाद बीच बीच में हमने 8 अप्रैल को जेपी आंदोलन दिवस, 8 अगस्त को जो क्रांति दिवस बनता है उसको हमने अगस्त क्रांति दिवस को मनाया है। और अभी हाल फिलहाल 21 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जयप्रकाश इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन का आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद साहब आए थे, देश के कई और जाने माने लोग अतिथि शामिल थे। और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि पिछले 23 सालों में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं। और इसमें मैं कोई अपना योगदान नहीं देता। ये सब जो भी है ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो उनकी काम है, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार है, इस पर और आज मुख्य मकसद मीटिंग बुलाने का मुख्य मकसद है कि मुझे ऐसा लगा, और हमें नहीं, हमारे ऐसे कई व्यक्तियों को ऐसा लगा कि पिछले 50 साल पहले बिहार के राजधानी पटना में जब विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ था 18 मार्च 1974, जिसकी लपटें इतनी ज़्यादा थी पूरे देश में आंदोलन फैल गया। जो बिहार छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन था उसमें उस समय तक जयप्रकाश जी कहीं नहीं थे। छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन था, उसके पहले नवनिर्माण आंदोलन हुआ। जब जयप्रकाश जी अपने वर्धा में निवास कर रहे थे, ये 1973 की बात है, उनकी प्रभावती जी का देहांत हुआ था, उनकी पत्नी का। तब उनको लगा कि देश बहुत पीछे जा रहा है और युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, लोकतंत्र के लिए युवा। उसका असर गुजरात के छात्रों पर रहा और गुजरात के छात्रों ने, चिमन भाई की सरकार थी, नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके सवाल पर हुआ? तो शिक्षा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल, 3 मुद्दे थे। और वह नवनिर्माण आंदोलन इतना प्रखर हुआ, जब गुजरात पहुंचे जयप्रकाश ने तो वहाँ के विद्यार्थियों ने कहा कि हम आपने जो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया उसी से प्रेरित होकर हम आंदोलन किए थे, जबकि जेपी वहाँ नहीं थे। और उसका प्रभाव बिहार के छात्रों पर पड़ा। जब बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार बनी और केंद्र में इंदिरा सरकार थी, ये चूंकि सबको पता था कि जयप्रकाश जी का जो कद था वो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, 1942 के अगस्त क्रांति के नायक रहे, सबको पता है। और उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे, आज तो बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसका लोग आज तक नाम नहीं जानते। अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, SM जोशी, ऐसे लोग थे जो अपने सारा जिंदगी देश के लिए कुर्बान की। और एक बहुत बड़ा, जब गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो आंदोलन हुआ था, तो अपने आप में अपनी एक अलग कथा है। मैं इसको नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आज की जो बैठक उस पर चर्चा करूँगा। तो उस बिहार आंदोलन के गर्व से जब जेपी आंदोलन 1974 के बाद जब विधानसभा घेरो, उसमें मांगे क्या थी? मांगे थी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन। ये 4 मुख्य मांगे थी, जिस पर सवाल पर विद्यार्थी एकत्रित हो गए। और ऐसा बिहार में कभी नहीं देखा कि बिहार क्या पूरे भारत में ये अपने आप में अनूठा आंदोलन था। बिहार के छात्रों ने सवाल पर आंदोलन किया, उनके मुद्दे इतने संगीन थे, हर लोग उनसे प्रभावित हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब इस्तीफा मांगा गया तो वहाँ के जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग थे, विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इसी पर विधानसभा घेरो हुआ, मांग हुआ और गोलियां चली। कितने विद्यार्थियों की जाने गई। पटना में लूटपाट का तांडव हो गया। वहाँ पर उसमें मैं किसी दल की चर्चा नहीं करूँगा, उसमें एक विशेष दल था जिसमें उसमें हंगामा किया। और उसके बाद पटना में कई अखबारों में आग लगी। और जब यह बात जयप्रकाश जी को पता चली, विद्यार्थियों को, वहाँ के जो विद्यार्थी थे, उसमें के जो लीडर थे, पटना विश्वविद्यालय में लालू यादव थे, हालांकि बाद में आंदोलन की दिशा भटक गई, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी था, उसमें SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी था, उसमें समाजवादी युवजन परिषद था, उसमें लोकदल का संगठन था, कांग्रेस संगठन का युवा संगठन था। वो सारे लोगों ने मिल के बहुत बड़ा संघर्ष समिति बनाई, छात्र संघर्ष समिति इसका नाम था। उसमें जयप्रकाश ही नहीं थे।
जब बाद में आंदोलन दिशाहीन होने लगा और हिंसा की तरफ बढ़ने लगा, तब जयप्रकाश जी के पास विद्यार्थी गए, उनसे आग्रह किया आप इस आंदोलन का नेतृत्व संभालें, क्योंकि देश आपकी ओर तक रहा है, बिहार आपकी ओर तक रहा है, देख रहा है, और आपकी एक पृष्ठभूमि रही है बिहार के समता आंदोलन की, आपने एक अलग ढंग का। जयप्रकाश जी ने इस आधार पर नेतृत्व स्वीकार किया कि यह आंदोलन अगर अहिंसात्मक होगा तभी मैं इसका नेतृत्व करूँगा, और विद्यार्थियों ने इस बात को समझा और उन्हें उसकी पूरी छूट दी। और बिहार के कांग्रेस मैदान से 8 अप्रैल 1974 को जो आंदोलन शुरू हुआ, वो अपने आप में एक बेमिसाल आंदोलन था, जहां सिर्फ तो वो आंदोलन इतना तीव्र था कि उस आंदोलन का प्रभाव बहुत बड़ा, इतने समझ लीजिए कि जयप्रकाश जी ने एक मौन जुलूस निकाला। उसमें छात्र भी थे, वकील भी थे, अध्यापक भी थे, प्राध्यापक भी थे, समाज के सभी वर्ग के लोग थे, यहाँ तक रचनाकार, साहित्यकार, कलाकार, कवि, तमाम तरह के लोग थे। और वहाँ के पटना के सड़कों पर लोगों ने देखा कि 10,000 लोगों का मौन जुलूस, इतना संयमित जुलूस था, जिसकी चर्चा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा, और लोगों ने फूल बरसाए, पटना के नागरिकों ने, और उस आंदोलन को बल मिला उसी से। और तब जाके इंदिरा सरकार घबरा गई, भाई इतना बड़ा आंदोलन कैसे हुआ, क्योंकि जेपी उसमें थे, जेपी का ऐसा नेता था, जेपी सलमान दल के नेता थे, सारे लोग उनको मानते थे, क्योंकि कांग्रेस से निकली पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसका गठन हुआ। उसके बाद तो सबको पता है 18 मार्च का बाद 1974, उसके बाद 5 जून को ऐतिहासिक दिन, जब पटना के गांधी मैदान में 5 लाख की भीड़, ना कहीं मीडिया था ना कहीं कुछ था, उसके बावजूद पूरा पटना के गांधी मैदान में 5 लाख की भीड़ जयप्रकाश सुनने के एकत्रित हुई। और उसी में जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसमें संपूर्ण क्रांति उन्होंने 7 क्रांतियों का समावेश किया था, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक क्रांति की बात की। उन्हें कहा कि इसी संपूर्ण क्रांति में सभी शक्तियों का समावेश है, और यदि यह संपूर्ण क्रांति ऐसी क्रांति है जो कभी रुकने वाली नहीं है, ये अनवरत क्रांति उन्होंने इसका नाम दिया था, सतत क्रांति की बात की थी उन्होंने, सप्त क्रांति की बात की थी, जैसा कि लोहिया जी भी कहते थे सप्त क्रांति की बात, उसको भी जयप्रकाश ने दोहराया। और वो आंदोलन अपने आप एक बेमिसाल आंदोलन बना। मुझे जहाँ तक पता है उस आंदोलन की आग इतनी बड़ी हुई, संपूर्ण क्रांति आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। उसको कभी लोग जेपी आंदोलन के नाम से याद किए, कभी उसका नाम बिहार आंदोलन हुआ, लेकिन कालांतर में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से ज्यादा विख्यात हुआ, जिसको देश दुनिया ने देखा। और तब तक 5 जून के बाद 25 जून की रात में जब 1977 चुनाव हुआ, उसके पहले लोगों ने इसको दूसरे ढंग से लिया, इंदिरा गांधी की सत्ता नशीन सरकार, इतनी तानाशाही सरकार होगी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। जयप्रकाश जी का संबंध इंदिरा गांधी से जो बहुत अच्छा था, उनको पिता समान मानती थी और बेटी के समान मानते थे। लेकिन ऐसा दौर चला क्योंकि उसमें इंदिरा जी को ये भ्रम हो गया कि हम लोकशाही की ओर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया और तानाशाही की ओर बढ़ गई, जिससे जेपी कुपित हुए। और 74 का जो आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, अपने आप एक बेमिसाल आंदोलन बना, जो लोगों के लिए, छात्रों के लिए, समाज के लिए, नागरिकों के लिए एक सबब बना। उस आंदोलन की प्रक्रिया इतनी तेज थी, उस तेज के बहाव में पूरे देश उसमें आ गया। और सबको पता है कि 77 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। तो मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति की आग जिसने देश को प्रभावित किया, पूरे विद्यार्थी जगत को प्रभावित किया, पूरे समाज के पूरे वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन आज हमें यह दुख होता है कि समाज के इतने, जो जयप्रकाश जी ने हमें पढ़ाया था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, जिस ओर जमाना चलता उस ओर जवानी चलती, एक नारा दिया जिसको लोगों ने स्वीकार किया, अंगीकार किया। तो मित्रों, वो समय अब आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जेपी ने कहा था, इस व्यवस्था में कई राजनीतिक पार्टियां टूटेगी फूटेगी, उसके मलबे एक नई राजनीति जन्म लेगी जो लोक नीति कहलाएगी। और धीरे धीरे उसी प्रक्रिया बढ़ रहा है। उन्होंने दलविहीन जनतंत्र की बात की थी, उन्होंने सहभागी लोकतंत्र की बात की थी। वो सहभागी लोकतंत्र कैसे बनेगा देश में? जब तक आम मतदाता, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक विकास की प्रक्रिया जो गति बढ़ेगी नहीं। जो संपूर्ण क्रांति को जो लोग भूल गए हैं, मैं उनको याद भी दिलाना चाहता हूँ, और उनकी जो आग, जो उनके विचार जो रुक गए थे, उसको हमने अभी
लिखा, इसका विषय रखा है कि बदलते भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जेपी की संपूर्ण क्रांति की प्रासंगिकता एवं चुनौती। आगे अनेक्स, अभी तक संपूर्ण क्रांति से हमने क्या खोया और क्या पाया, हमें मिला क्या और आगे क्या हो, इसकी रूपरेखा, दशा और दिशा तय कर। इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ गेस्ट तय भी हैं, कुछ और भी गेस्ट आने वाले हैं। और ये हमारा कोई नई बात नहीं है, पिछले 23 सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है और अपने अपने जगहों से, मैं ही नहीं, पूरे देश के हमारे से करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग जो हर जगह कार्यक्रम होता है और लोग। लेकिन सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि जो जेपी के विचार, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को, क्योंकि वो समता पर आधारित समाज चाहते थे, समाज व्यक्तियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों का, नारी पुरुष समता का अधिकार, उनके कई चीज़ें थी जो गरीब लोग थे उसको ऊपर उठाने का बात करते थे, उसके हिमायती थे। उनका कहना था कि समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको उठाने का काम होगा, तभी सही में समाज में संपूर्ण क्रांति आ सकती है। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? उस संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया जो गति धीमी पड़ी है, उसको हम ये चाहते हैं, हम नहीं, हमारे से हजारों नौजवान, लाखों नौजवान जो चाहते हैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो कहीं न कहीं इस विषय को एक रूप दिया जाए, उसमें विभिन्न विचारधारा, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को बुलाकर हम इस पर चर्चा करेंगे और उसकी लौ, उसकी प्रकाश पूरे देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है, आने वाला समय जरूर से हमारा होगा, कि कल हमारा है, नया बिहान जरूर होता है, जब अंधेरा होता है तो फिर उजाला भी होता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं मित्रों। और इस कार्यक्रम में जो सहभागिता है, मैं ये भी चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो हर तरह से उसमें सक्षम आर्थिक शक्ति भी काम करती है, उसमें शारीरिक शक्ति भी काम करती है। अब तो हम लोगों ने करीब 23 साल चला दिया, और मैं ये भी चाहता हूँ कि एक सेकेंड लाइन भी तैयार हो, जिसमें आगे आने वाले समय में युवा से जुड़े और देश की जो ढांचागत चीज़ है, जो विकास की प्रक्रिया, उसको देश में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए काम करें। यह तभी संभव है जब समाज के नौजवान, समाज के जागरूक लोग, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, समाज के हर तबके के लोगों का हमें समर्थन चाहिए, तभी हम समाज को एक गतिशील विचार दे सकते हैं और उस काम को हम एक गति प्रदान कर सकते हैं, जो आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमारा ये हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज के युवाओं से कहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश। और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश। यदि आप अपना देश बचाना चाहते हैं तो जेपी के विचारों से जुड़े। और जेपी नहीं, जयप्रकाश जी को तो एक प्रतीक मान के चल रहा हूँ। हमारे देश में कई उदाहरण हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, कोई ऐसे देश में इतने बड़े क्रांतिकारी लोग, इतनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी है, मैं सबका नाम लेने में बहुत घंटों लग जाएंगे। लेकिन मैं, कि जेपी ने लोगों को झकझोरा था, युवाओं को झकझोरा था, जेपी को प्रतीक मान के चल रहा हूँ। और आप लोग का समर्थन, आप लोग का सहयोग, आपकी भागीदारी मैं चाहता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने इतने सालों से कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, मेरी थोड़ी जितनी भी कोशिश होती है जेपी के राह में, ज़्यादा नहीं कह सकूँगा, 5% चलने की प्रयास करता हूँ। अब आगे क्या होगा, हमारे ऐसे लाखों नौजवान हैं जो जेपी के विचारों में चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ होना नहीं है। हमें 77 में इसी रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी ने राष्ट्रकवि दिनकर के पंक्ति को उद्धृत करते कहा था कि सदियों की बुझी राष्ट्र भिगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर निटराती है, तो राह समय करत का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। उन्होंने जनता से कहा कि आप, कोई भी आदमी नेतृत्व उभर सकता है, ये जमाने का दस्तूर है। आज जो हम जा रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, कल और कोई दूसरे होंगे, कोई तीसरे होंगे। प्रक्रिया रुकती नहीं है। किसी ने कहा भाई अगला नेता कौन? नेता तो जनता चुनती है। आप में से, हम में से कोई आदमी जेपी बन सकता है, कोई आदमी महात्मा गांधी बन सकता है, कोई आदमी सुभाष बन सकता है, कोई भगत सिंह बन सकता है। ऐसा नहीं है, सबके अंदर एक आग है। तो इसीलिए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, जयप्रकाश जी उद्धृत करते कहा, 1946 में जब लाहौर किले से जयप्रकाश जी मुक्त हुए थे, राममनोहर लोहिया, उसमें भी टीवी नहीं थी, मीडिया नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तब राष्ट्रपति दिनकर ने कहा था कि झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, अब भी जीवित है किंतु तेज तेरे पुकारों में, 2 दिन पर्वत का मूल हिला, उत्तर सिंधु का ज्वार गया, और देख देश को हाथ में नई तलवार गया, सेनानी करो प्रणयान है, भावी इतिहास तुम्हारा है,
ये नकद हमारे उसने रास्त मारा है। फिर उन्होंने लिखा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है, उड़ मतलब दिल पर अंकित। फिर उन्होंने लिखा है जयप्रकाश नाम समय का करवट का लड़ाई का, तूफान बमंडल से दावों से भरी हुई तरुणाई। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी के दिल में, हर आदमी के अंदर एक विचार जरूर होता है, कहीं से प्रभावित होता है। अच्छाई बुराई लोगों के दिलों में, इंसानियत शैतानियत इंसान के अंदर है। इसलिए कभी आपने गाना सुना होगा, जिसने कौन ऐसा है जिसने पाप न किया। तो पाप की तो हर आदमी है, थोड़ा बड़ा पाप सबसे होता है, बड़े बड़े लोग से। हम क्या, आप क्या? तो हम उस चीज को नजरअंदाज करते, जो आज की परिस्थितियां हैं, जो विचार विनिमय का काम है, देश में जो आज माहौल चल रहा है, जो मुझे ये बोलते भी गरज नहीं हो रहा है कि मैं इसी राजनीतिक चक्कर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो सांप्रदायिक उन्माद भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए देश में। देश में एक अलग माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, तभी देश में शांति आ सकती है और विकास हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ।